देखिए रीति काल के, समझ लो पहले, रीति काल के अगले कवि हैं आलम। ये हम रीति मुक्त कवि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था घनानंद, अब ये है आलम। देखिए इनके बारे में क्या क्या प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि आलम जाति से तो क्या थे, ब्राह्मण, लेकिन एक शेख नामक रंगरेजी थी जिस पर ये मुग्ध हो गए और उससे विवाह करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। जाति से ब्राह्मण थे लेकिन शेख नामक रंगरेजिन पर मुग्ध हो गए और उससे विवाह करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। जो शेख थी वो भी स्वयं एक कुशल कवित्री थी, वो भी कवित्री थी। आचार्य शुक्ल ने आलम को प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। प्रेम प्लस उन्मत्त, प्रेम की तरफ उन्मत्त, है ना। तो आचार्य शुक्ल ने आलम को क्या कहा है, प्रेमोन्मत्त, हाँ, प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। ठीक है। कनक सरिसी कामरी काहे को कटी छीन, ये किसी पंक्तियां हैं आलम की। वैसे पंक्ति याद करनी, ये आलम की। कटी छीन, तो छीनता कौन है, आलम। ठीक है। आलम ने आलम के लिए की रचना की, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आलम ने आलम के लिए की रचना की। यह आपको याद करना है कि आलम ने माधवानंद काम कंदला नामक सूफी प्रेमाख्यान की रचना भी की थी। तो ये अपने आलम का परिचय हुआ कि आलम जाति से ब्राह्मण थे लेकिन एक शेख नामक रंगरेजिन पर मुक्त हो गए और उससे विवाह करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जो शेख थी वो रंगरेजिन, वो भी एक कुशल कवित्री थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम को प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। गणानंद को साथ साथ रसमूर्ति कहा था, इनको प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। कनक सरिसी कामरे काहे को कटी छीन, ये प्रसिद्ध पंक्तियां आलम की है। आलम ने आलम के लिए लिखी और माधवानंद कामकंदला नामक सूफी प्रेमाख्यान की रचना भी आलम के द्वारा ही की गई है। अगले रीतिकालीन कवि हैं बोधा। गणानंद, आलम, बोधा, ये तीनों फेमस है रीति मुक्त कवियों में। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोधा से आप याद कर लोगे। इनका वास्तविक नाम क्या था, बुद्धिसेन। बोधा का वास्तविक नाम क्या था, बुद्धिसेन था। बोधा किसके यहाँ रहते थे, पन्ना महाराज के आश्रित कवि थे ये। बोधा का जन्म कहाँ हुआ था, ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा एक राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि का भी यही जन्म हुआ था। किसका, तुलसीदास जी का 1532 में, ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में। और ग्राम राजापुर, जिला बांदा, बांदा से भी याद कर सकते हैं बोधा का जन्म यहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। बोधा सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। देखिए बोधा सुभान से करते थे, तो आप इसको याद रखेंगे, बोधा सुभान से करते थे। वैसे आप सुभान याद रखेंगे। बोधा किससे प्रेम करते थे, सुभान से। इसके पहले आपने पढ़ा था आलम, आलम किससे प्रेम करते थे, शेख नामक एक रंगरेजी थी, उससे प्रेम करते थे। उससे पहले आपने पढ़ा था घनानंद, घनानंद किससे प्रेम करते थे, सुजान से। तो ये तीनों इनकी प्रेमिकाएं भी पूछी जाती है कई बार, तो ये याद रखे आप। बोधा तो बस याद रखना आप, सुभान से, है ना। और घनानंद सुजान से, और आलम शेख नामक रंगरेजी से प्रेम करते। ठीक है। वीरा वारिस और इश्क नामा इन बोधा की प्रमुख कृतियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है कि वीरा वारिस और इश्क नामा, की वीरा में बारिश हुई और इश्क में बोधा हो गया। वीरा की बारिश हुई और इश्क में क्या हो गया, बोधा हो गया। वीरा की बारिश हुई और इश्क में क्या हो गया, बोधा हो गया, यानी कि पागल हो गया। ऐसे अपन दोनों करते हैं, याद करते। वीरा की बारिश होने पर इश्क में बोधा हो गया। वीरा की बारिश तो वीरा बारिश और इश्क नामा दोनों किसकी करते हैं, बोधा की है। आगे देखिए, प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, ये पंक्तियां किसकी है, बोधा की। तो किससे याद करेंगे अपन, प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, तो बोधा, बोधा में भी धागा आता है, तो इसी से आप पहचान लोगे कि धार पे धावनो है, धार पे धावनो है, बोधा बोधा बोधा, इसके साथ लिंक जोड़ लेना इसका। अब देखा, आचार्य शुक्ल ने बोधा को क्या कहा है, रसोन्मत्त कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने बोधा को क्या कहा है, रसोन्मत्त कवि कहा है। अब इधर देखिए आप, तीन कवि हैं, एक का नाम है घनानंद, एक का नाम है आलम, एक का नाम है बोधा। अब तीनों को किसने, आचार्य शुक्ल ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये तीनों हमें याद होने चाहिए। घनानंद ने, सॉरी, आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा, साक्षात रसमूर्ति। ओके, रसमूर्ति किसे कहा, घनानंद को।
आलम को क्या कहा उसने? प्रेमोन्मत्त कवि, है ना, प्रेम शब्द है यहाँ पर आलम के लिए। और बोधा के लिए क्या है देखो आप? रसोन्मत्त। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आचार्य शुक्ल ने किस किस को क्या कहा? तो गणानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा, आलम को प्रेमोन्मत्त कवि कहा, और बोधा को रसोन्मत्त कवि कहा। तो बोर खाने पर रस आता है। जब हम बोर खाते हैं ना तो क्या आता है? हमें रस आता है। तो बोधा ने शुक्ल को क्या खिलाए? बोर खिलाए, जिसमें उसको रस आ गया तो उसने रसोन्मत्त कह दिया। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो। बोर खाने पर रस आता है तो बोधा को तो रसोन्मत्त कहा। और आलम, दिल का आलम क्या बताऊं, तो आलम जाऊंगा वहां क्या होगा? प्रेम होगा। और साक्षात घन, घन बादल होते घनश्याम, वो तो साक्षात भगवान ही है। तो घन आनंद को साक्षात कहा है, और आलम प्रेम कहा है, गोदा को रस कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अगले कवि आते हैं ठाकुर। नॉर्मल है, ओरछा में, इनका ओरछा के निवासी है। और ठाकुर टसक और ठाकुर शतक इनकी रचनाएं। तो ठाकुर ठाकुर से याद आ जाएगी, ठाकुर टसक और ठाकुर शतक नॉर्मल है। ठाकुर ने अपनी कृतियों में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो ठाकुर की दोनों कृतियां याद करनी है, ठाकुर टसक, ठाकुर शतक, और इन्होंने अपनी कृतियों में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अपन फैक्ट पढ़ रहे हैं, जो मेन मेन चीजें वही हमें याद करनी है। ठीक है, वही नहीं देखेंगे। अगले कवि हैं द्विजदेव। ये अयोध्या के राजा थे, नॉर्मल बात है। आचार्य शुक्ल ने द्विजदेव को ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि माना। ये अपने को इंपॉर्टेंट लाइन याद करनी है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि को ब्रज भाषा का अंतिम श्रृंगारी कवि माना है? ब्रज भाषा का अंतिम श्रृंगारी कवि माना है द्विजदेव को। किसको माना है? द्विजदेव को। द्विजदेव को आगे देखो, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका द्विजदेव की क्या है? कृतियां हैं। तो देखो आप, द्विज का मतलब दो, तो श्रृंगार श्रृंगार दो बार आ गया, और देव का मतलब आप याद रखें बत्तीसी और लतिका। तो दो क्या है? बत्तीसी और लतिका है। श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार लतिका किसकी कृतियां हैं? द्विजदेव की। श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विजदेव की। और आचार्य शुक्ल ने इनको ब्रजभाषा का अंतिम श्रृंगारी, ये आ गया ना, श्रृंगारी कवि माना है। देखो दोनों में श्रृंगार श्रृंगार आ रहा है। इनकी कृतियों के भी नाम यही है कि श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका द्विजदेव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखिए, रीति काल के प्रमुख वीर काव्य, यानी कि वीर काव्य के कवि कौन हुए? अपने भूषण दूसरे पढ़ी लिए। और जो एक्स्ट्रा बच्चे में देखिए आप, सुदन, ये भरतपुर के नरेश सुजान सिंह के दरबारी थे। सुजान चरित नामक वीर काव्य की रचना की। तो आपको तो ये याद करना है, सुजान चरित किसकी रचना है? सुदन की। तो सु से सु और यहाँ सु से सुजान, सु से सुदन और सु से सुजान चरित की रचना की सुदन है। आगे देखिए आप, लाल कवि, वास्तविक नाम गोरेलाल पुरोहित। तो लाल कवि का वास्तविक नाम क्या है? गोरेलाल। क्या नाम है? गोरेलाल। लाल के आगे आपको गोरे जोड़ देना है, जो लाल होगा वही गोरा होगा। लाल कवि ने कौन सी रचना की? छत्र प्रकाश। तो लाल कवि ने कौन सी रचना की? छत्र प्रकाश। तो लाल कवि ने ऊपर छत्र लगा रखा है। लाल कवि ने क्या लगा रखा है? छत्र, और छत्र में से भी प्रकाश आ रहा है। तो लाल कवि ने छत्र प्रकाश लगा रखा है ऊपर, है ना। लाल है नीचे तो, और उसके ऊपर क्या है? छत्र प्रकाश है। ठीक है, आगे देखो, जोधराज, ये अलवर जिले के नीमगढ़ के निवासी थे। जोधराज ने हम्बीर रासों की रचना की। तो ये रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। जोधराज ने हम्बीर रासों की रचना की, लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की, सुदन ने सु से सुजान चरित की रचना की। इधर द्विजदेव की जगह श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? द्विजदेव की। सुजान चरित सुदन की है, छत्र प्रकाश लाल कवि का है, हम्बीर रासो जोधराज का है। देखिए, रीतिकाल में अगले कवि आते हैं इसके बांकीदास। मारवाड़ के बड़ियावास के निवासी थे ये, मारवाड़ जोधपुर में। और रचनाएं इनकी वीर विनोद और सूर छत्तीस। वीर विनोद और सूर छत्तीस, ये अपने को याद करना है। किसकी करते हैं? बांकीदास। कैसे याद करें? तो इसको एक ही शब्द में याद करो, सूरवीर बांकीदास। सूरवीर कौन है? बांकीदास। सूर से तो सूर छत्तीस याद करेंगे, वीर से वीर विनोद, बांकीदास से बांकीदास की करते हैं। तो चाहो तो ट्रिक के लिए लिखे ना आप, सूरवीर बांकीदास। ठीक है, तो सूर
वीर बांकीदास, ये इनकी कृतियां हैं। अब ये पंक्ति तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो आपको याद करनी है बांकीदास की है कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप अकबर सुतो ओजगे जान सिराने सा। बांकीदास की वीरत से भरी हुई पंक्तियां हैं कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप अकबर सुतो ओजगे जान सिराने सा, कि हे मां तो ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा राणा प्रताप है, क्योंकि उस समय राणा प्रताप का था ऐसे ही बात, तो कि उसको देखकर या सपने में देखकर अकबर सुतो ओझ गए, कि अकबर सोता हुआ भी चमक गया, यानी कि डर गया। जान सिराने सांप, यानी कि उसने सोचा कि यहाँ सिराने में सांप आ गया, यानी कि मानो महाराणा प्रताप से मारने के लिए यही आ गया। इतना खौफ था महाराणा प्रताप का, अकबर को उसके अंदर विश्राम स्थल में भी डर लगा रहता था। तो वीर बांकीदास ने वीर रचना लिखी है, पंक्तियां हैं कि माई एड़ा पूजन जेड़ा राण प्रताप अकबर सुतो ओझ के जान सिराने सांप। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? बांकीदास की। किसकी पंक्तियां हैं? बांकीदास की। तो आपको ध्यान रखना है जान सिराने सांप, यहां से ध्यान रखना बांकीदास, ठीक है। आगे देखा रीति काल के प्रमुख नीति कवि। आपने रीति काल में रीति मुक्त पढ़े, रीति बद्ध पढ़े और कौन से रीति सिद्ध पढ़े और वीर रच के पढ़े, कुछ इसमें नीति कवि भी। देखिए नीति कवि में कौन कौन है? वृंद, बेताल और गिरधर कविराय आदि प्रसिद्ध रीतिकाल के नीति कवि हैं। सबसे पहले आते गिरधर कविराय, तो इन्हीं के नाम पर है गिरधर कविराय की कुंडलियां, ये एक ही करती है, याद हो जाएगी आराम से। गिरधर कविराय की कौन सी करते? गिरधर कविराय की कुंडलियां। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये किसकी पंक्तियां है? गिरधर कविराय की। तो पछताए कौन? गिरधर कविराय। जो बिना सोचे काम करता है वो पछताता है, किसने कहा? गिरधर ने कहा है। बेताल ने भी कुंडलियां लिखी, जैसे इन्होंने कुंडलियां लिखी वैसे बेताल ने भी कुंडलियां लिखी है। और बेताल ने अपनी कुंडलियों में किस शब्द का प्रयोग किया है? विक्रम शब्द का प्रयोग किया है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है मरे बेल गरियार, किसकी पंक्ति है? बेताल की। तो यहां से याद करेंगे बेसे बेल बेताल की, यहां से तागोटा दोगे तो बेल ही बच जाएगा। मरे बेल गरियार किसकी पंक्तियां हैं? यहाँ ताज जोड़ दो, बेताल की पंक्तियां हैं, ठीक है। दोबारा देखो, बांकीदास मारवाड़ के बढ़ियावास गांव के निवासी थे। इन्होंने वीर विनोद और सूर शब्द जी की रचना की। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां माई एड़ा पुत्र जन जेड़ा राण प्रताप अकबर सुतो ओझ के जान सिराने सांप। नीति कवियों में वृंद, बेताल, गिरधर कविराय का नाम आता है। गिरधर कविराय की कुंडलियां इनकी करती है। बिना विचारे जो करे सो बाजे पछताए, पछताए गिरधर, पछताए गिरधर, है ना, ये इनकी पंक्तियां हैं। बेताल ने भी कुंडलियां लिखी है। बेताल ने अपनी कुंडलियों में विक्रम शब्द का प्रयोग किया है। और मरे बेल गरियार ये बेताल की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो बेल से याद रखेंगे बेताल, ठीक है। ये अपने रीतिकाल समाप्त हुआ। अब अपने अगला आता है इसमें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। हर एक काल की हमें विशेषताएं याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने सिलेबस में है ये चीज, भक्ति काल की, रीति काल की, आदि काल की और आधुनिक काल की। तो अब हम बात कर रहे हैं रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो देखिए आपने जो कृतियां पढ़ी उनमें जो बीच में पंक्तियां आई, उन्होंने किस प्रकार का वर्णन किया है, किस प्रकार की कृतियां लिखी है, तो उससे हमें प्रवृत्तियों का पता चलना चाहिए। उससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां रीति काल में हो सकती है। नाम ही पता चलना रीति का, ऋतु का। कुछ जनता के प्रति कोई ध्यान ही नहीं था। वीरस आपने देखा केवल एक भूषण ही थे वीरस के कवि, बाकी सभी श्रृंगारी कवि, रीतिबद्ध कवि, यानी कि रीति में बंध कर रचना कर रहे थे, अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे थे। मैं इतना जोरदार अलंकारों का प्रयोग करता हूं, मैं लक्षण ग्रंथों की रचना की। एक तो रीति सिद्ध कवि बिहारी जैसे, जो नायिकाओं का बड़ा जोरदार वर्णन करते जा रहे थे। और एक कौन थे? रीति मुक्त कवि, जो आलम बोधा ठाकुर, वो अपनी प्रेमिकाओं में मस्त थे। उनको देख देख कर लिखा उन्होंने, तो उनके बारे में ज्यादा लिखा है उन्होंने। तो गणानंद को देख लीजिए आप, सुजान के प्रेम में डूबे हुए थे। बोधा को देख लीजिए आप, सुभान के प्रेम में डूबे हुए थे। और एक कौन है? आलम किसके प्रेम में? एक से एक नामक रंगीन, धर्म ही परिवर्तित कर लिया उन्होंने उससे विवाह करने के लिए। तो कितने ज्यादा प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति थे। तो ऐसे समय में आप कल्पना कीजिए कैसी रचनाएं होगी, और जैसी रचनाएं होगी वैसी उस काल की प्रवृत्तियां होगी। बीच में समय ऐसा आ गया था ना भाई, रीतिकाल कहां से चला? आपने 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आचार्य शुक्ल ने यही समय बताया है
तो उस समय लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो गया था पूरी तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ये अंग्रेजी कंपनियां आ चुकी थी, राजा केवल गौण थे, नाम मात्र के थे राजा। दिल्ली की सारी बागडोर एक तरह से अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी, जनता पर कोई ध्यान नहीं था, शोषण हो रहा था पूरी तरह से। और कवि जो थे वो अपना रोजी रोटी सेकने के लिए दरबारों में रहते थे राजाओं के, और राजा के दरबार में रहते तो राजा का गुणगान करेंगे, ना नाराज ना हो जाओगे। उसको प्रसन्न कैसे करना है राजा को, बस वही लिखना है। ऐसा नहीं, कुछ कुछ दूसरे कवि लेकिन ज्यादा प्रधानता श्रृंगारिक थे, नायिकाओं के प्रति बस भोगप्रद दृष्टि, नारी के प्रति और कुछ भी नहीं, नारी के प्रति और कोई विचार आया ही नहीं, बस उसके सौंदर्य का वर्णन करना, उसके प्रति भोगप्रद दृष्टि रखना, कामुकता वगैरह रखना, मतलब उसको बस भोग के लिए देखा जाता था, ऐसी नजर से देखा जाता था उस समय। तो ये सारी प्रवृत्तियां किस काल की है? रीति काल की है। और इनको एक एक समझते हैं। क्या पहला है लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथ क्या है? जैसे कि उदाहरण स्वरूप काव्य का अंग मानते हैं, किसी एक तथ्य को ले लिया उसको काव्य का अंग मानकर उसी के बारे में पूरी रचना करती, तो लक्षण ग्रंथ की रचना करती। अगला है आचार्य या पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आचार्य केशव को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? कठिन काव्य का प्रयत्न कहा है। आचार्य केशव जिसमें कोई अलंकार छंद वगैरह नहीं, उसको तो रचना ही नहीं मानते थे, एक कोई कविता से पांडित्य का प्रदर्शन करते थे आचार्य। तो आचार्य केशव जैसे बड़े बड़े विद्वान थे जो अलंकारिता पर जोर देते थे कि जिसमें अलंकारिता नहीं हो वो कोई कविता थोड़ी है, उनको कविताएं नहीं मानते। इसलिए आचार्य शुक्ल ने तो आचार्य केशव को यह भी कहा कि कठिन काव्य का प्रेत, हाँ कठिन काव्य का भूत है। तो प्रेत का मतलब क्या? भूत ही तो होता है। अगर हिमालय अर्थ देखे तो प्रेत का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत। हाँ, तो कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। आगे देखो आप, श्रृंगार रस की प्रधान, नायिकाओं के श्रृंगार का वर्णन ही करते थे। बिहारी जैसे देख लीजिए आप, सुजान का किया उन्होंने, गणानंद ने, तो ये नायिकाओं के श्रृंगार का वर्णन करते, नक्शिक वर्णन किया है इन्होंने, नाकों से लेकर सिर तक का नायिकाओं का पूरा एक एक वर्णन किया है। कहीं कहीं में कामुक प्रवृत्ति, अश्लील शब्दों का, अश्लील वाक्यों का, दोहों का भी इसमें प्रयोग इसके कारण इन्होंने किया है। तो राजा को प्रसन्न करना था, इसलिए श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग हुआ है। इसमें वियोग श्रृंगार भी मिलेगा। पता है आपको, गणानंद को सुजान छोड़ के चली जाती है, फिर उसके वीर में लिखते रहते हैं, वो वीर वारिस और इसके लता कौन? बोधा। हाँ, वीर में बावड़ा हो गया, इसके नाम ये चीजें किसने लिखी? इन्होंने लिखी। अलंकारों की अधिकता, भाई लक्षण ग्रंथों का प्रयोग हुआ तो ज्यादा अलंकारों का की अधिकता थी इसमें। नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, बारीक से बारीक चित्रण में क्या है इन्होंने? नहीं प्राग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं काल अली कली सो बंदो, आगे कौन होगा? बहुत बारीक चित्रण किया है। तो इसके अलावा कई सारे जो है नारी के प्रति केवल भोगवादी दृष्टिकोण था। ऐसे नारी को विकास में, प्रकृति में सहयोगी नहीं माना जाता, बस भोग की वस्तु है। तो भोगवादी दृष्टिकोण नारी के प्रति किस काल में था? रीति काल में था। सौंदर्य की प्रधानता किसमें थी? रीति काल में थी। अलंकारों की आधिक्यता किसमें थी? रीति काल में थी। कठिन और पांडित्य प्रदर्शन, आचार्यत्व का प्रदर्शन किस काल में था? रीति काल में था। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, प्रकृति का प्रकृति के रूप में चित्रण नहीं करते थे, उद्दीपन लेकर, उद्दीपन यानी कि जैसे नायिका का वर्णन कर रहे हैं ना वो, उसके सौंदर्य का, उसको बस उससे जोड़कर वर्णन करते थे, इस प्रकार से वर्णन करते। आगे देखो, मुक्तक शैली की प्रधानता, मुक्तक शैली भी लिखी गई, मुक्तक शैली में काव्य लिखे गए। ब्रज भाषा का प्रयोग, इसमें सबसे ज्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है किस काल में? रीति काल में। आश्रय दाताओं की प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा, यानी कि कवि जिसके दरबार में रहते थे बस उसी राजा की प्रशंसा करते थे, चाहे दूसरा कितना है प्रतापी, लेकिन बस इनाम दो ही देखो। बिहारी को देखे रसद भी मिलती, जागीर मिली, तो मतलब बहुत बड़ी पोस्ट थी। आज मतलब एक कवि होते थे दरबारी, ये दरबारी कवि बहुत बड़ी पोस्ट मानो आप उस जमाने। हाँ, और आजकल कवि को कोई पूछता नहीं है बेचारों को। आगे देखिए, संकुचित जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि बिल्कुल संकुचित हो चुकी थी, बस राजा का वर्णन करना, नायिकाओं का वर्णन करना, बाकी जनता से, समाज से कोई लेना देना नहीं, उनके दुख को, उनकी समस्याओं को कोई कवि बाहर तक नहीं लाता। कुछ ही कवि थे जो भूषण वगैरह, जो वीरज के कवि थे, बाकी नहीं, यही ज्यादातर यही प्रवृत्तियां इसकी थी। दोबारा देखो आप, क्या क्या है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं? लक्षण ग्रंथों की रचना, आचार्यत्व या पांडित्य का प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की अधिकता, नारी सौंदर्य का सूक्ष्म के बारीक चित्रण, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण,
प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, मुक्तक शैली की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और संकोचित जीवन दृष्टि। ये लीजिए अपने आज रीतिकाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे शुरू करेंगे आधुनिक काल, जो अंतिम कालखंड है और वो मानिए बहुत लंबा चलेगा। ये तीन काल अलग वो अलग, ये मान लीजिए आप, ठीक है।